दुआ का असर। जनकपुर गांव में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। ललिता की दो बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत ही गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी, तभी ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, अरे क्यों री ललिता, तू क्या यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम करना आता भी है या नहीं? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है, ऐसे झाड़ू लगाएगी तू? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ कर दिया था। अच्छा, तो तेरा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अभी तेरी तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ, पर मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। हाँ, चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। अब पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? सोच ले, जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में ही उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहां आ जाती हैं और ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर पर काम करती हैं। अरे बेटा, काम तो मुझे औरों के घर पे मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है बच्चों। तुम दोनों बड़ी हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़ा और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा बच्चों। इतना बोलकर ललिता फिर से काम पर लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, अरे चल निकल जा मेरे घर से, बेकारन कहीं की। तुझे पता भी है कितना महंगा जार था ये? चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रानी को भूख लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकालकर उससे कहती है, बेटी, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए रख ली थी। माँ, आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी है और हम वैसे भी इतना सारा नहीं खा पाएंगे। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, तभी एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से कहती है, अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, कुछ दे दो बेटा। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे बेटी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, भगवान तेरा भला करे बेटी। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है।
ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर पे काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार थी। वो रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। ललिता को वहां काम करते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। तभी निर्मला ललिता को देखकर कहती है, अरे ललिता, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तू मुझे मेम साहब नहीं दीदी बोला कर। और दूसरी बात, तूने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब मैं समझी नहीं। अरे मतलब उनकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है और इन दोनों की पढ़ाई वहां से पूरी हो गई है। मैं सोच रही थी कि इनको आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दूं। मालकिन, इसमें मुझसे क्या पूछना? आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है कभी गलत हुआ है क्या? तभी निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है, फिर से मालकिन? निर्मला की बात सुनकर निर्मला और ललिता दोनों हंसने लग जाती हैं। समय बीतने लगता है और निशा और रानी अब शहर में रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं और निर्मला उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाती है। और कुछ सालों के बाद निशा और रानी दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लग जाती हैं। धीरे धीरे निशा और रानी एक नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती है। ललिता अब घर पर आराम करती है और सब कुछ अच्छा हो गया है। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। ललिता ये देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, अरे अरे, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए मालकिन, बहुत भूख लगी है मुझे। ललिता उस औरत को अपने घर ले जाती है। रानी और निशा जब उस औरत को देखती हैं तो कहती हैं, अरे माँ, ये आप किसको साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये ठकुराइन है बेटा, जिनके यहाँ मैं काम करती थी। पर माँ, आप इनको साथ क्यों लाई हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इन्होंने आपके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया है? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाने को दे रही थी, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, जरूरत थी। इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पर वो इनका कर्म था। पर तुम ये कैसे भूल सकती हो कि सब लोग एक समान नहीं होते। किसी ने हमारी भी तो मदद की थी, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? और कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए बच्चों, और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुनकर ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं।